A very good afternoon to one and all present here. आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2 ऑफ द ड्यू डिलिजेंस विच डील्स विद द कंप्लायंसेस. स्कैनर सॉल्व करने वाले चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच डील्स विद द व्हाट इज द राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंप्लायंस मैनेजमेंट. शॉर्ट नोट लिखना है. कंप्लायंस मैनेजमेंट क्या होता है? कंप्लायंस मैनेजमेंट एक मेथड होता है जिसमें कि कंपनी अपने कॉर्पोरेट्स में क्या करती है, जितने भी कंप्लायंस है, जो भी कंप्लायंस एक कॉर्पोरेट के ऊपर, एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, उसको कंप्लाई करती है. इट इंक्लूड कंप्लायंस मैनेजमेंट में कंप्लायंस प्रोग्राम, कंप्लायंस ऑडिट एंड कंप्लायंस रिपोर्ट. ये 3 फैक्टर इंक्लूड होते हैं. कंप्लायंस रिपोर्ट प्रोग्राम, कंप्लायंस ऑडिट एंड कंप्लायंस रिपोर्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्लायंस सॉल्यूशन के नाम से भी इसको जानते हैं. Corporate compliance management involve a full process of research and analysis as well as investigation and evaluation. Corporate compliance management include होता है कि कौन कौन से potential issues हैं जिसको, और जो कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं ड्यूरिंग द compliance करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, सारा कुछ कौन बताता है? कंप्लाइंस मैनेजमेंट बताता है. एंड हाउ द एंटिटी परफॉर्मिंग एंड हाउ इट लाइकली टू परफॉर्म इन द फ्यूचर. द कंपनी सेक्रेटरी with a core competence in the compliances and core corporate governance play a very crucial role in the corporate compliance management in the organization. Next question है, what are the area required to be covered in establishing a compliance management framework. एक compliance management framework को establish करने में क्या क्या area है जो कि cover करता है. मतलब हम कह सकते हैं कि compliance management में क्या क्या area cover होता है. सबसे पहला होता है compliance identification, then compliance ownership, then the compliance awareness, then the compliance reporting, then periodical compliance MIS management information system. कंप्लाइंस आइडेंटिफिकेशन में इंक्लूड होता है कि आपके एंटिटी पे या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कौन कौन सी कंप्लाइंसेस, रूल्स, रेगुलेशन एंड फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है. तो सबसे फर्स्ट जो फ्रेमवर्क होता है कि सब कंप्लाइंस आइडेंटिफिकेशन, आप आइडेंटिफाई करो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंप्लाइंसेस, लॉ, रेगुलेशन एप्लीकेबल है. देन सेकेंड फेज आता है कंप्लाइंस ओनरशिप. कंप्लाइंस ओनरशिप मतलब होता है जो भी कंप्लाइंस कर रहे हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं इन दी ओनरशिप इन दी ऑर्गेनाइजेशन. कंप्लाइंस ओनरशिप में 2 टाइप्स के ओनरशिप होते हैं, प्राइमरी ओनरशिप एंड सेकेंडरी ओनरशिप. प्राइमरी ओनर होता है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कंप्लाइंस को करने के लिए. सेकेंडरी जो ओनर होते हैं वो सुपरवाइजरी ओनर भी उनको कहते हैं. वो क्या करते हैं? वो सुपरवाइज करते हैं कंप्लाइंस को कि एक्चुअल में कंप्लाइंस हुआ या नहीं हुआ. देन सेकेंड नेक्स्ट फेज आता है कंप्लाइंस अवेयरनेस. कंप्लाइंस अवेयरनेस मतलब आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक लीगल कंप्लाइंस मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि कंप्लाइंस अवेयरनेस क्रिएट हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों को पता रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल्स कंप्लाइंस को कंप्लाई करने में. नेक्स्ट आता है कंप्लाइंस रिपोर्टिंग. कंप्लाइंस को कंप्लाई करके उसको रिपोर्ट भी करना होता है. आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइंस को कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है, उसका स्टेटस उसको आपको कम्युनिकेट करना होता है कंसर्न अथॉरिटी या फिर डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को. नेक्स्ट आता है पीरियोडिकल कंप्लाइंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. एक सिस्टम होता है जिसमें हम जो भी कंपनी में कंप्लाइंस या फिर नॉन कंप्लाइंस को रिपोर्ट करते हैं एट अ क्वार्टरली बेसिस एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. अदर वे एंड द आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लाइंस का स्टेटस क्या है, या फिर नॉन कंप्लाइंस हुआ है तो क्यों हुआ है, कंप्लाइंस नहीं किया तो उसमें क्या गैप था कंप्लाइंस नहीं किया. सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? पीरियोडिकली रिपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ सब्सिडी टू अ लिस्टेड कंपनी irrespective its registered status to a large extent is treated as a listed company. कोई भी ऐसी सब्सिडी कंपनी जिसकी होल्डिंग कंपनी ही लिस्टेड कंपनी है, मतलब लिस्टेड कंपनी की सब्सिडी कंपनी को भी हम एज अ लिस्टेड कंपनी ही ट्रीट करेंगे बाय द अथॉरिटीज. एज अ सेक्रेटरी एडवाइजर ऑडिटर ऑफ द XYZ लिमिटेड विच इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. मतलब हमें इसमें एक सब्सिडी कंपनी है जो कि किसी लिस्टेड होल्डिंग कंपनी की सब्सिडी कंपनी है, उसके कंप्लाइंस के बारे में बताना है, उसके कंप्लाइंस ऑफ द कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट के बारे में बताना है. तो रेगुलेशन एज पर द LODR रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 24 ऑफ द LODR बताता है कि ऐसी कोई भी सब्सिडी जिसकी जो कि लिस्टेड कंपनी की सब्सिडी कंपनी है तो उसके क्या कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है. एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए उस सब्सिडी कंपनी में. एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ सच सब्सिडी कंपनी शैल बी द उस होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर. एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल बी द डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी कंपनी. जो होल्डिंग कंपनी कंप्लाइंस में पड़े, एक ऐसी होल्डिंग कंपनी जो कि लिस्टेड है,
उसकी सब्सिडी कंपनी के बारे में प्रोविज़न कर रहे हैं, सब्सिडी कंपनी के बारे में, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो सब्सिडी कंपनी में भी एक डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करेगा। एंड ऑडिट कमेटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल बी द रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब्सिडी कंपनी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कौन रिव्यू करेंगे? होल्डिंग कंपनी की जो ऑडिट कमेटी है वो रिव्यू करेंगे। देन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी शैल बी प्लेस एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, ठीक है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो अनलिस्टेड कंपनी, जो सब्सिडी कंपनी है, उनकी मिनट्स ऑफ द बोर्ड, जो भी बोर्ड मीटिंग हुई होगी उनके जो मिनट्स होंगे वो कौन अप्रूव करेगा? होल्डिंग कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अप्रूव करेंगे। देन द मैनेजमेंट ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडी कंपनी शैल बी पीरियोडिकली ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी मैनेजमेंट होगा सब्सिडी कंपनी का वो पीरियोडिकली रिव्यू किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट ऑफ अगर कोई सब्सिडी कंपनी ने कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन की है, फिर अरेंजमेंट किया है किसी और के साथ, ठीक है, तो वो भी कौन रिव्यू करेगा? होल्डिंग कंपनी रिव्यू करेगी। नेक्स्ट है अ लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट डिस्पोज ऑफ द शेयर इन इट्स मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट है अ लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट डिस्पोज ऑफ द शेयर इन द मटेरियल सब्सिडी कंपनी में शेयर कोई भी शेयर डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी विद रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द शेयर होल्डिंग विदाउट SR, ठीक है। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी अपनी मटेरियल सब्सिडी कंपनी में कोई भी असेट्स को सोल्ड ऑफ करने नहीं करेगी, या फिर सब्सिडी कंपनी की जो शेयर होल्डिंग होगी उसको भी सोल्ड ऑफ नहीं करेगी, ठीक है। इस एक्सटेंट तक कि उसकी जो शेयर होल्डिंग है होल्ड सब्सिडी कंपनी में वो 50% से कम ना हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा आपको करना है तो आपको SR पास करना होगा, शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन लेना होगा, ठीक है। द लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट डिस्पोज ऑफ द शेयर इन द मटेरियल सब्सिडी इन रिडक्शन ऑफ द शेयर होल्डिंग टू द लेस देन 50%, ठीक है। एंड विदाउट पासिंग द SR स्पेशल रेजोल्यूशन, विदाउट पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एयर, अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट, अगर वो जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो एज पर द स्कीम एंड अरेंजमेंट अप्रूव बाय द कोर्ट और ट्राइब्यूनल और एनी अदर और रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव अंडर द सेक्शन 31 ऑफ द IBC, ठीक है, उन सच केस में आप कर सकते हो। एंड सच जो भी इवेंट होगा डिसइन्वेस्टमेंट का आपको डिस्क्लोज करना होगा विद इन 1 डे टू द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे आपको डिस्क्लोज करना होगा। मतलब कि होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी की को डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, अपनी सब्सिडी कंपनी के शेयर को शोल्ड नहीं कर सकती। अगर वो शोल्ड कर रही है और जो शोल्ड करने से उसकी जो शेयर होल्डिंग है सब्सिडी कंपनी में वो 50% से कम हो रही है, ठीक है। उन सच केस में आपको ऐसा करना है तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। देन अगर ऐसा कुछ हो रहा है वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू हो रहा है या फिर रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू हो रहा है, उस केस में आपको अप्रूवल नहीं चाहिए शेयर होल्डर्स का। नेक्स्ट पॉइंट है सेलिंग डिस्पोजिंग और लीसिंग और एनी अमाउंट ऑफ मोर देन 20%। अगर आप सब्सिडी कंपनी के शेयर्स को सेल कर रही है, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, उसके इन्वेस्टमेंट को सेल डिस्पोज ऑफ कर रहे हो मोर देन 20%, तो आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, प्रायर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल। अगर किसी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू हो रहा है देन आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, एक्सेप्शन। The listed entity has a listed subsidiary. Where a listed entity has a listed subsidiary, which itself a holding company, provision of regulation shall apply to the listed subsidiaries for सेम वही बात कही है उन्होंने। लास्ट में ये कंक्लूजन दे दिया है कि जो सब्सिडी ये कुछ प्रोविज़न है जो कि किसी भी होल्डिंग कंपनी जो कि लिस्टेड है उसकी सब्सिडी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, सिक्योर एडवाइस ऑन द सेक्रेटरी ऑडिटर एज अ सेक्रेटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी ऑन द इंक्लूजन ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न इन द बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। एडवाइस देना है कि जो एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट होता है उसको बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करना होता है या नहीं करना होता है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है एनुअल रिटर्न के बारे में। सेक्शन नंबर 92 अलॉन्ग विद द रूल 12 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 14 एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न इन द फॉर्म MGT 9 में आपको अटैच करना होता था पहले, ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट में। बट आफ्टर द अमेंडमेंट, ठीक है, आपको एनुअल रिटर्न बोर्ड रिपोर्ट में अटैच करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एनुअल रिटर्न का वेब लिंक आपको बोर्ड रिपोर्ट में देना है, ठीक है, और दैट्स इट, ठीक है। और बट फाइनेंशियल वेब लिंक देना, हाँ।
दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर अपॉइंटेड एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर एक लिस्टेड कंपनी में। आपको बताना है स्कोप क्या है एक कॉर्पोरेट कंप्लाइंस। कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मतलब एक कॉर्पोरेट में या फिर एक कंपनी में किस किस टाइप्स के कंप्लाइंसेस जो की है वो एप्लीकेबल हो सकते हैं। आपकी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने आपसे पूछा है, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने हमसे पूछा तो हमें उसका फॉर्मेट प्रॉपर एक नोटिस सेंड करना होगा हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट गिवन है। देन बताना है कि कॉर्पोरेट कंप्लाइंस में ब्रॉडली कंप्लाइंस इंक्लूड होते हैं लाइक कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, सिक्योरिटी लॉस, कमर्शियल लॉस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉस, लेबर लॉस, टैक्स लॉस, साइबर लॉस एंड दीज आर द एंड इंफॉर्मेशन लॉस। एंड जो जो लॉज एंड रेगुलेशंस उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होते हैं सारे, लाइक पोल्यूशन कंट्रोल लॉस, ठीक है, इंडस्ट्री स्पेसिफाइड लॉस जो कि एप्लीकेबल होती है। एंड द ब्रॉड कवरेज ऑफ द लॉस इंक्लूड द लाइक कंपनीज एक्ट, their rules and regulations, sector standard which is issued by the different institutes. Next है foreign exchange management, FEMA 1992, competition act, SEBI act, securities contract regulation 1956, SEBI listing obligation disclosure requirement, LODR, depositories act, intellectual properties laws, income tax act, consumer act, GST laws, labor laws, environmental laws, industries law. These are the broad category of corporate laws which is the applicable on the companies. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन ऑब्लिगेशन बताना है जो कि एनी लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होती है, टाइम पीरियड फॉर द एनी इवेंट ऑफ सच। कॉमन ऑब्लिगेशंस क्या क्या डिस्क्लोजर्स एक लिस्टेड कंपनी को देना होता है। रेगुलेशन नंबर 7 बात करते हैं कि एक आपको कंप्लाइंस सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता है एंड सर्टिफाई करना होता है उस कंप्लाइंस सर्टिफिकेट में आपने जो भी एक्टिविटी या फिर जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपके ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होते हैं उसको आपने प्रॉपर्ली कंप्लाइंस किया है, ठीक है। फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी को आपने अच्छे से मेंटेन किया है, ठीक है। इन हाउस या तो आपने इन हाउस फैसिलिटी मेंटेन किया है, फिर रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के थ्रू मेंटेन किया है, ठीक है। विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, आपको ई कॉर्पोरेट कंप्लाइंस सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता है। नेक्स्ट रेगुलेशन 7 बात करता है कि आपको अपॉइंटमेंट या फिर शेयर ट्रांसफर अपॉइंटमेंट किया है आपने या शेयर ट्रांसफर एजेंट का या फिर अल्ट्रेशन किया है तो उस केस में भी आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है विद इन द 7 days आफ्टर एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट विद द सच शेयर ट्रांसफर एजेंट। कंपनी क्या कर सकती है अगर अगर कंपनी की सिक्योरिटी होल्डर, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा है उस केस में आपको अलग से एक शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना होगा, या फिर अगर 1 लाख से कम है तो आप इन हाउस फैसिलिटी भी मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 13 ऑफ लोडेयर बात करता है ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम के बारे में कि लिस्टेड एंटिटी को स्टॉक एक्सचेंज को एक रिपोर्ट फाइल करना होता है विद इन द 21 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। उसमें आपको बताना होता है नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, कंप्लाइंस कितने बिगनिंग में है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कितने रिसीव हुए ड्यूरिंग द ईच क्वार्टर, कितने कंप्लेंट्स एंड कितने कंप्लेंट्स आपने डिस्पोज ऑफ किए ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड रिमेनिंग अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। ये 4 थिंग्स आपको किसमें ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम मैकेनिज्म में एक रिपोर्ट बना के स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में। एक जैन प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी पीडीएफ शेयर कैपिटल 35 करोड़ है एंड उन्होंने वो कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस करता है कंपनी को दैट इट हैज़ टू बी मैंडेटरी अपॉइंट अ ऑडिटर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 139, ठीक है। एंड कंपनी की बोरोविंग 25 करोड़ एंड 20 करोड़ आई मीन 45 करोड़ कंपनी की बोरोविंग है, हाँ, एंड डिपॉजिट्स को मिला के 45 करोड़ से एक्सीड हो रही है आई मीन एंड और एग्जामिन करना है रिक्वायरमेंट को क्या कंपनी के ऊपर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का क्लोज एप्लीकेबल है या नहीं है। सेक्शन नंबर 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है अलॉन्ग विद द रूल्स 5 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल के बारे में विच डील्स विद द मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनी जिसके ऊपर मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर का क्लॉज एप्लीकेबल होता है। ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पीरियड शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, ऑल प्राइवेट कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल 50 करोड़ एंड मोर है, एंड ऑल कंपनी जिसके बोरोविंग फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद डिपॉजिट्स 50 करोड़ एंड मोर है, इन सच कंपनी के ऊपर मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर का क्लॉज एप्लीकेबल होता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल तो 35 करोड़ है,
देन कंपनी की जो बोरोइंग है बैंक से 25 करोड़ एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 20 करोड़ एंड पब्लिक डिपॉजिट जो है 7.5 करोड़ 25 करोड़ प्लस 20 करोड़ 45 प्लस 7.5 52.5 करोड़ है। इस मीन्स कंपनी के ऊपर मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्लॉज जो है वो एप्लीकेबल होता है एज पर द सेक्शन नंबर 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। एक कंपनी है जिसकी पीडब्ल्यू शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, क्या उस कंपनी के ऊपर सीएस अपॉइंट करने का रिक्वायरमेंट है या नहीं, और पूछा है कि अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो क्या। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 203 ऑफ द कंपनी एक्ट बात करता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी जिसके पीडब्ल्यू शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है उसको अपॉइंट करना है एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। अलॉन्ग विद द रूल 8A बात करता है कि कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, या फिर रूल 8 में जो कंपनी है, रूल 8 में कंपनी रूल 8 में मतलब ये कंपनी जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा रूल 8 में कवर नहीं होती है एंड उसकी जो पेडअप शेयर कैपिटल है, ऐसी कंपनी जिसका जो रूल 8 में कवर नहीं होती है और जिसकी पेडअप शेयर कैपिटल 5 करोड़ एंड मोर है उसको भी एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। हेंस जिस कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है लिस्ट आउट द रिकॉर्ड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। कौन से रिकॉर्ड हैं जो एलएलपी को मेंटेन करना होता है एज पर द एलएलपी एक्ट। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स परमानेंटली रिकॉर्ड करना हो, कुछ रिकॉर्ड 21 ईयर्स के लिए, कुछ रिकॉर्ड्स 5 ईयर्स के लिए आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कुछ को 3 ईयर्स के लिए मेंटेन करना। सबसे पहले कुछ रिकॉर्ड्स को परमानेंटली आपको एज अ एलएलपी मेंटेन करके रखना है। सबसे पहले आता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, देन नोटिस ऑफ द situation of registered office, या फिर information with regard to LLP agreement and change in LLP agreement and notice for the other address of LLP at which documents are preserved। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस का नोटिस के बारे में, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में, एलएलपी एग्रीमेंट के बारे में, या फिर जहाँ पे आपने एलएलपी एग्रीमेंट को प्रिजर्व किया है, फिर डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपने प्रिजर्व किया डॉक्यूमेंट जो कि आपको फॉर द 21 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना होता है। ऑल द पेपर्स रजिस्टर्ड रिफंड ऑर्डर या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग द एलएलपी एग्रीमेंट लिक्विडेशन अकाउंट्स भी आपको 21 ईयर्स तक आपको प्रिजर्व करके रखना होता है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स टू बी प्रिजर्व फॉर द 5 ईयर्स तक कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपको प्रिजर्व कर रखना। कॉपीज ऑफ द कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड which have been fully bound or finally resolved together with correspond relating to the legal proceeding आपको अगर हुई है तो उसको डिस्पोज ऑफ होने के 5 साल तक आपको प्रिजर्व करके रखना होता है। कॉपी ऑफ स्टैटिस्टिकल रिटर्न फर्निश्ड टू द गवर्नमेंट, ऑल द अकाउंट्स एंड रिटर्न्स। नेक्स्ट है ऑल द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आपको 3 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना। रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द फीस एंड एडिशनल फीस, ठीक है, ये भी आपको 3 ईयर तक प्रिजर्व करके रखना होता है। रिकॉर्ड फॉर द फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये सारा कुछ आपको डिस्ट्रॉय कंप्लीट होने के सीज होने के 3 साल तक आपको प्रिजर्व करके रखना होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट है डिस्कस द एग्जाम्पशंस विच आर अवेलेबल टू द सेक्शन 8 कंपनी। कौन कौन से एग्जाम्पशन है जो सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। वेरियस एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड टू द सेक्शन 8 कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन नंबर 224 बात करता है कंपनी सेक्रेटरी के प्रोविजन के बारे में। ठीक है, 224 ऑफ द कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब सेक्शन 8 कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड शेयर कैपिटल भी नहीं है अगर प्राइवेट कंपनी है तो, और पब्लिक कंपनी है तो भी आपको मिनिमम पेड शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 96 एनुअल रिटर्न के बारे में बात करता है कि आपको टाइम डेट वेन्यू 96 जनरल मीटिंग के बारे में बात करता है कि अगर आपको टाइम डेट वेन्यू ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग डिसाइड करना है तो भी उसके लिए आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हो। सेक्शन 101 नोटिस के बारे में बात करता है कि आपको 21 क्लियर डेज का नोटिस नहीं देना है, आप 14 डेज का भी नोटिस दोगे तो चलेगा। सेक्शन 118 बात करता है मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द जनरल बोर्ड मीटिंग के बारे में कि सेक्शन 8 कंपनी को मिनट्स का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, एक्सेप्ट मिनट्स टू बी रिकॉर्डेड विद इन 30 डेज में रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, फॉर द कन्फर्मेशन अगर आप सर्कुलेशन के थ्रू रेजोल्यूशन पास करें। सेक्शन 136 बात करता है राइट ऑफ द मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 नोटिस के साथ आपको भेजना होता है मेंबर्स को, जो कि सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, वो 14 डेज बिफोर भी एचए भेज सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 149
बात करता है आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का जो प्रोविज़न है वो सेक्शन कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होता है। आप 15 से भी ज़्यादा सेक्शन कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं। सेक्शन नंबर 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी क्लॉज सेक्शन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब सेक्शन कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है। सेक्शन नंबर 50 ऑफ द कंपनी एक्ट बात करता है मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि सेक्शन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन नंबर 152 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विच इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू द सेक्शन कंपनी, सेम कॉपी पेस्ट प्रोविजन। सेक्शन 160 ऑफ द कंपनी एक्ट बात करता है राइट ऑफ द पर्सन टू अदर देन द रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर द डायरेक्टर। मतलब सेक्शन 8 कंपनी बात करता है अपॉइंटमेंट डायरेक्टर के बारे में, जो कि सेक्शन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 165 ऑफ द कंपनी एक्ट बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, सेक्शन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता। आप मैक्सिमम कितने भी सेक्शन कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, आपके ऊपर कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 173 ऑफ द कंपनी एक्ट बात करता है विद रिगार्ड टू द सेक्शन 8 कंपनी सेक्शन शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द extent the board of directors of such company shall hold at least one meeting every 6 year। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, उनको बोर्ड मीटिंग नॉर्मल प्रोविजन कहता है कि आपको साल में 4 बोर्ड मीटिंग करना होता है, बट सेक्शन कंपनी को ये प्रोविजन सेक्शन 173 का एप्लीकेबल नहीं होता। बोर्ड मीटिंग का वो 6 महीने में एक बार भी मीटिंग करे तो भी चलेगा। सेक्शन 174 ऑफ द कंपनी एक्ट बात करता है कि कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग का कोरम कितना होना चाहिए। सेक्शन कंपनी का कोरम कितना होना चाहिए, 8 मेंबर और 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस, और द कोरम हो 2 मेंबर से कम नहीं हो सकता। That's it. Next question है describe the procedure for the identification of the activity wise compliance। activity wise compliance या sector wise compliance या फिर industry specific compliance को कैसे identify करेंगे, उसके लिए procedure बताना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी वाइज कंप्लाइंस, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे आपको अगर एक्टिविटी वाइज कंप्लाइंस आइडेंटिफाई करना है। एक्टिविटी वाइज कंप्लाइंस मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या एक्टिविटी करती है। कंपनी बैंकिंग बिजनेस में है, इंश्योरेंस में है, हाउसिंग डेवलपमेंट में है, IBFC में है, NBFC में है, सेक्शन 8 कंपनी है, चिट फंड है, प्लांटेशन कंपनी है, तो वो कंपनी एक्ट 2013 से तो गवर्न होती ही है। साथ ही साथ वो अपने रिस्पेक्टिव लॉज रेगुलेशंस अपने जिस जिस लॉ में वो रजिस्टर्ड है उससे भी गवर्न होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्टर वाइज कंप्लाइंस। सेक्टर वाइज कंप्लाइंस मतलब ऐसी जो सेक्टर वाइज कंप्लाइंस मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में काम करती है, लाइक एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ठीक है, माइनिंग, क्वायरिंग, बिजनेस, रियल स्टेट, ट्रेडिंग, ये सारी कंपनी सेक्ट के साथ कंपनी एक्ट 2013 से तो गवर्न होती है। साथ साथ वो सेक्टर स्पेसिफिक जो लॉज रेगुलेशन है उस कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है। वाटर है, गैस एंड वाटर वाली कंपनी है तो उनके ऊपर गैस एक्ट, वाटर एक्ट, जो भी है प्रिवेंशन एक्ट, वो भी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लाइंस। इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लाइंस मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है किस इंडस्ट्री में काम कर रही है। सीमेंट इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, मटेरियल रॉ मटेरियल प्रोडक्शन इंडस्ट्री है या ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, तो उनके ऊपर वो स्पेसिफिक कंप्लाइंसेस ऑफ लॉ जो जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रही है वो एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है डिस्कस द 5 सर्कमस्टांसेस बताना है जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना होता है। ठीक है, फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस। आपको लाइसेंस ग्रांट हुआ अंडर द सेक्शन 8 कंपनी, तो आपको 1 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको पब्लिश करना होता है INC 26 इन द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर एंड एक इन इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट देना होता है। नेक्स्ट आता है चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम द वन रजिस्ट्रार टू अनदर स्टेट, अनदर रजिस्ट्रार विद इन द सेम स्टेट में डिफरेंट ROC को अगर एड्रेस चेंज कर रहे हो तो उसके इसमें भी आपको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना होता है, एक डेली न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट है चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर आप वन स्टेट टू अनदर स्टेट या फिर अनदर UT चेंज कर रहे हो तो आपको INC 26 एडवर्टाइज करना होता है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में एट द 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट क्लोजर ऑफ फॉरेन रजिस्टर्ड। अगर आप क्लोज कर रहे हो, कंपनी मेंटेन करके रखती है क्लोजर ऑफ फॉरेन रजिस्टर, मेंटेन करके रखती है फॉरेन रजिस्टर्ड फॉर द इंस्पेक्शन, ठीक है, जिसको आपको क्लोज करना होता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, तो उसके लिए भी आपको एडवर्टाइज करवाना होता है बिफोर द क्लोजिंग द रजिस्टर। ठीक है, 2 न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट देना होता है, एक वर्नाकुलर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। नेक्स्ट आता है पोस्टल बैलेट के प्रोविजन के बाद सेक्शन 110 ऑफ द कंपनी से बात करता है कि आपको about the dispatch of the postal ballot and specify the matter to be prescribed in such
प्रिस्क्राइब इन सच पोस्टल बैलेट आपको एक इंग्लिश एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइज करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द फोर सर्कमस्टांसेस वे द डिस्क्लोजर टू बी मेड एट द वेबसाइट। वेबसाइट पे कब कब आपको डिस्क्लोजर देना होता है। जब भी कंपनीज को रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8 कंपनी सीकिंग द कन्वर्सन, कोई भी सेक्शन कंपनी या किसी और टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो रही तो उसके इसमें आपको वेबसाइट पर डिस्क्लोजर देना होता है इन द फॉर्म INC 19। पब्लिकेशन नेम पब्लिश कर रहे हो तो उस केस में भी आपको डिस्क्लोज करना होता है नेम, एड्रेस और रजिस्टर्ड ऑफिस, आपको सेल नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको अपनी वेबसाइट पर डिस्क्लोज करना होता है। जनरल मीटिंग का नोटिस आपको डिस्क्लोज करना होता है ऑन दी वेबसाइट। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग द, कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जो स्पेशल नोटिस के थ्रू पास होने वाला है। ठीक है, उस केस में भी आपको सेक्शन क्या नाम है पब्लिश करना होता है वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कस द कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी एज पर द LODR। लिस्टेड कंपनी जो कि ऐसी कंपनी जिसके सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्ट है स्टॉक एक्सचेंज पे, ऐसी कंपनी पे क्या क्या कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन है एज पर द LODR रेगुलेशन 2015। अगर आप सिक्योरिटाइज डेटा इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हो आइदर थ्रू दी पब्लिक इशू आइदर थ्रू दी प्राइवेट प्लेसमेंट, तो आपको प्रायर इशू ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट इशू करना होता है डेटा इंस्ट्रूमेंट। आइदर आप इशू कर सकते हो आइदर थ्रू दी पब्लिक इशू आइदर थ्रू दी प्राइवेट प्लेसमेंट, और इंटीमेट करना होता है आपको 2 वर्किंग डेज बिफोर द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को। एंड नेक्स्ट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में विद इन द 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच मंथली बेसिस आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को। रिकॉर्ड डेट के बारे में आपको रिकॉर्ड डेट फिक्स करना होता है एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज बिफोर द रिकॉर्ड डेट एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन। हाँ, रिकॉर्ड डेट के 7 दिन पहले आपको के बारे में इंटीमेशन देना होता है स्टॉक एक्सचेंज को। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी। जिस ऐसी लिस्टेड एंटिटी जिसके इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट IDR लिस्टेड है, ऐसी कंपनी के ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल होते हैं एज पर द LODR। ठीक है, तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको डिस्क्लोज करना होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑन द क्वार्टरली बेसिस विद इन 15 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज करना होता है ऐसी कंपनी जिसकी IDR लिस्टेड है। ठीक है, एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको विद इन सच टाइम एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द होम कंट्री आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी डिस्क्लोज करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को। एनुअल रिटर्न भी आपको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ होम कंट्री आपको एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजन आपको भी होम कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डिस्क्लोज करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को। रिकॉर्ड डेट स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना होता है 4 वर्किंग डेज बिफोर द रिकॉर्ड डेट आपको स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन द प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के बारे में प्रायर इंटीमेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज को देना है, उसके प्रोविजन के बारे में बताना है। रेगुलेशन नंबर 29 ऑफ LODR, रेगुलेशन नंबर 29 बताता है कि एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज आपको एडवांस में डिस्क्लोजर देना होता है स्टॉक एक्सचेंज को अबाउट द फॉलोइंग मैटर: बायबैक, वॉलेटरी लिस्टिंग, डिविडेंड, बोनस सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, बोनस सिक्योरिटी का प्रपोजल इशू कर रख रहा है आपने, या फिर फंड रेजिंग आइदर होती है FPO IPO और राइट इशू अमेरिका ADR GDR के थ्रू आप फंड रेजिंग कर रहे हो। इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में आपको 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है कि हम सारी चीज़ें करने वाले हैं बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले। एज पर द रेगुलेशन नंबर 29 बताता है कि इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में आपको 11 वर्किंग डेज एडवांस में इंटीमेशन देना होता है। कोई भी अल्ट्रेशन कर रहे हो इन द नेचर ऑफ द एनी सिक्योरिटी उसमें भी बताना होता है। अल्ट्रेशन इन द डेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स, बॉन्ड, रिडम्पशंस की इंटरेस्ट पेमेंट डेट में आप अल्ट्रेशन कर रहे हो तो भी आपको 11 वर्किंग डेज एडवांस में बताना होता है स्टॉक एक्सचेंज को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको। क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस अंडर द SEBI LODR।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट के बारे में। रेगुलेशन नंबर 27 ऑफ द एलओडीआर बात करता है कि विद इन द 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ईच क्वार्टर आपको क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट सबमिट करना होता है ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, क्वार्टर खत्म होने के 15 डेज में रेगुलेशन 17 के हिसाब से कॉर्पोरेट कंप्लाइंस गवर्नेंस रिपोर्ट आपको सबमिट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को, जो कि बताता है विच स्पेसिफाइड बाय द, जो कि फॉर्मेट कौन बताता है, सेबी फॉर्मेट उसका बताता है। उसमें आप बताओगे डिटेल ऑफ द ऑल जितने भी मटेरियल ट्रांजेक्शन्स आपने रिलेटेड पार्टी से एंटर की है आपको डिस्क्लोज करना होगा उसमें। एंड रिपोर्ट शैल बी साइन आइदर बाय द कंप्लाइंस ऑफिसर साइन करेगा और बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ साइन करेगा। रेगुलेशन 27 ऑफ द रेगुलेशन नंबर 27 ऑफ एलओडीआर बताता है कि आपको क्वार्टर खत्म होने के 15 डेज में कॉर्पोरेट कंप्लाइंस रिपोर्ट सबमिट करना होता है ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट कंप्लाइंस रिपोर्ट। ठीक है, उसमें बताना होता है जो भी मटेरियल ट्रांजेक्शन आपने रिलेटेड पार्टी से एंटर की है वो डिस्क्लोज करना होता है, साइन बाय द कंप्लाइंस ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट आउट ऑफ द कॉमन ऑब्लिगेशन कौन कौन से लिस्टेड एंटिटी पे अंडर द सेबी एलओडीआर। सेबी एज पर द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन एक ब्रॉड वाइड कवरेज दे दिया इन्होंने में कि एज पर द सेबी एलओडीआर क्या क्या कॉमन ऑब्लिगेशन एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो सेक्शन रेगुलेशन नंबर 7 बात करता है कि सबमिशन ऑफ कंप्लाइंस सर्टिफिकेट आपको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता है। उसमें बताना होता है कि कंप्लाइंस सर्टिफिकेट में आपको ये बताना है कि जो भी फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स ट्रांसफर फैसिलिटी है आपने ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड तो फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी आपने इन हाउस मैनेज किया है या फिर आपने किसी शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट किया है। ठीक है, विद इन द 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, आपको ये बताना होता है कंप्लाइंस सर्टिफिकेट टू द स्टॉक एक्सचेंज, कंप्लाइंस सर्टिफिकेट टू द स्टॉक एक्सचेंज आपको बताना होता है कि जो भी आपकी एक्टिविटी है रिलेटेड टू द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी आपने उसको इन हाउस मैनेज किया या फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 5 बताना होता है कि आप अपॉइंट कर रहे हैं या फिर अल्ट्रेशन कर रहे हो किसी शेयर ट्रांसफर एजेंट का। ठीक है, तो ये आपको 7 डेज आफ्टर एंटरिंग 7 डेज ऑन एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के एंटर होने में अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट के एंटर होने के 7 दिन में आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है कि हमने शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट किया है। ठीक है, आप इन हाउस फैसिलिटी भी मेंटेन कर सकते हो। अगर आपकी सिक्योरिटी होल्डर 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको सेपरेट शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना होगा। नेक्स्ट रेगुलेशन 13 बात करता है ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में कि लिस्टेड एंटिटी को स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 21 डेज एंड ऑफ ईच क्वार्टर आपको एक ग्रीवेंस रेड्रेसल रिपोर्ट सबमिट करना होता है जिसमें बताना होता है कि आपको कितनी कंप्लेंट पेंडिंग है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट पेंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के बिगनिंग में कितने पेंडिंग है, कितने रिसीव हुए ड्यूरिंग द क्वार्टर, कितने डिस्पोज ऑफ किए ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड कितने अनरिजॉल्व रह गए एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, ये 4 चीज़ आपको, ये कुछ कॉमन ऑब्लिगेशन है जो कि एक लिस्टेड एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट आउट ऑन द बेनिफिट ऑफ द कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, बेटर कंप्लाइंस ऑफ द लॉ पता होता है अगर आप अगर हमारा जो कॉर्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट है वो अच्छा है। ठीक है, कॉर्पोरेट का जो कंप्लाइंस मैनेजमेंट है वो अच्छा है तो बेटर कंप्लाइंस ऑफ लॉ के बारे में पता चलता है। ठीक है, रियल टाइम स्टेटस पता चलता है लीगल एंड स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस के बारे में, सेफ्टी वॉल्व क्रिएट होती बनती है। ठीक है, एंड प्रोग्रेस पेंडिंग लिटिगेशन जो होता है उसके बारे में पता चलता है, कॉस्ट सेविंग होती है, बेटर ब्रांड इमेज बनती है ऑर्गेनाइजेशन की, एनहांस होती है क्रेडिबिलिटी एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गुडविल इंक्रीज होती है एंड रिकग्निशन मिलता है एज अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।